बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ जनाब रज़ी हैदर गिलानी के। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई आपकी किताब के हवाले से जब, तो आपने ये फरमाया कि आप उस किताब के अलावा भी शेर कहते हैं उस गुफ्तगू के दौरान, और उसमें जो असनाफ़ आपने गिनवाई हैं जी वो ऐसी हैं जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि ये क्लासिकी असनाफ़ हैं। जी बिल्कुल। ये मादूम हो गई, वक्त की ज़रूरत नहीं रही जी इनको, पुराने शायर कहते थे उसको हमने छोड़ दिया जी और एक तासुर हमारे यहाँ ये भी है कि जो नया शायर है वो नए दुनियाओं का बासी होता है, नए पानियों का शनावर होता है जी और उसको उन मामलात से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब आप अपनी नज़्म को हमने देखा तो वो बिल्कुल एक नए जहान और नए ज़माने के साथ मिली हुई है जी और उसके साथ साथ आपने कुछ ऐसी असनाफ़ का जिक्र भी किया है जी जिनको हम क्लासिक मादूम होती हुई असनाफ़ हैं, जी उनको आप दोबारा न सिर्फ ज़िंदा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बल्कि उनके साथ आप जुड़े भी हुए हैं। जी। तो ये फरमाइए कि ये कैसे हो सकता है कि शायर दो दुनियाओं का बासी होता है, या ये सारी की सारी एक ही शायर की दुनिया है? सर ये दुनिया जो है ना, ये सारी दुनिया एक ही है। ठीक है। कि मैं ये अर्ज़ करूं कि ये काम है बहुत ज़्यादा लंबी प्रैक्टिस का। इसके अंदर यानी जो ख़्याल आपके जहन में आता है वो अपनी सिन्फ लेके आता है साथ। ठीक है। तो आपको जब तक आप क्लासिकी अदब के मुख्तलिफ असनाफ़ से वाकिफ़ नहीं हैं और इस बात पर मुसर हैं कि नहीं मैं यही एक नसरी नज़्म में लिखूँगा और बाकी चीज़ें मैं नहीं लिखूँगा, इसका मतलब ये कि आप नालायकी कर रहे हैं, यानी आप ऑनेस्ट नहीं है अपने काम के साथ। मेरा ख़्याल है, माज़रत बहुत नसरी शुरा के साथ के लिए, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि आपको अगर नसरी नज़्म लिखे 100 बिस्मिल्लाह, मैंने ख़ुद लिखी हैं बहुत सी, लेकिन ये है कि बाकी असनाफ़ को भी उनका भी टेस्ट लें। यानी दस्तरखान है ना, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं। अगर आपने एक चीज़ यानी आपने सोचा आज़ाद नज़्म मेरी चीज़ है, मैं आज़ाद नज़्म कहता हूँ, नसरी नज़्म मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नसरी नहीं कहता, या नसरी कहता हूँ तो आज़ाद नहीं कहता। वैसे भी दूसरे आर्टिस्ट भी हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑयल पेंटिंग करता है जी तो थोड़ा बहुत वो पेंसिल स्केच भी बनाता होगा, कभी चारकोल के साथ भी कुछ कर देता होगा, कभी और, या इसी तरह कोई एक मतलब गाने वाला आदमी है, कभी कभी कोई और तरह का नगमा भी गा देता होगा। असल में बात सर ये है कि ये सिर्फ ना, ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ शायरी तक भी महदूद नहीं है चीज़। यानी इंसानी जहन जो है वो एक ही वक्त में, ये जो पुराने ज़माने के पोलीग्लॉट्स थे ये इसी वजह से पोलीग्लॉट्स थे क्योंकि इनके जहन जो है हर वक्त काम कर रहे होते थे। आप अपने आप को खुद देख लीजिए, आप भी कितने मुख्तलिफ चीज़ों में मशगूल रहते हैं। ना मैं पुराने ज़माने का ना पोलीग्लॉट हूँ। नहीं फिर बाहर हाल, लेकिन जो है वो करेगा, इसे क्या खाए मजदूरी की बात नहीं सर, ये आर्टिस्ट जो है ना उसका काम है कि वो अपने एहसास की तजसीम करे। तो उस एहसास की तजसीम करने के लिए वो कौन सा रास्ता चुनेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि पुराने क्लासिकी अदब में ख़ासकर अगर मैं देखूँ ना, तरिश्मे होशरुबा अगर आप पढ़ें, उसके अंदर आपको कहीं मिलेगा, कहीं साहिब की रुबाई आ गई, कहीं कोई कसीदा चलने लग गया, कोई खिलत दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई गुफ्तगू शुरू हो गई और लंबी लंबी शायरी, साक़ीनामा शुरू हो गया। तो मतलब यानी एक अगर आप इस तरह की किताबों को पढ़ें तो आपको एहसास होता है कि हमारा जो अदब है वो इतना ज़्यादा ज़रखेज़ है, उसमें इतना तनव्वु है कि आप उस सारे को अपनी शायरी में अहाता नहीं कर सकते। यानी कुछ लोग, कोई हज्व लिख रहा है, कोई पहेली लिख रहा है, कोई रुबाई लिख रहा है, और ये नहीं कि मतलब अगर एक बंदा है वो सारों में कोशिश कर रहा है, ये नहीं कि एक ही सिर्फ लिखी और छुट्टी, ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि एज एन आर्टिस्ट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ना मैं तो ये कहूँगा कि शायरी नहीं, आप अगर फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है, फिल्म मेकिंग भी शायर के तौर पे आप करने की कोशिश करें। अगर आप गिटार बजाते हैं, गिटार बजाएं, या मैं ये भी छोटी मोटी जो जैसी भी चंगी भली मुझे आती है मैं करता रहता हूँ, कोई गिटार बजा लिया, कोई ये कर लिया, जो भी टूटा फूटा। लेकिन ये कि अपने जहन को मैं जिक्र कर रहा था, जो सवाल है ना वो ये था कि जो वज़ा है ना जहन की, जी हम ये समझते हैं आम तौर पर जो ख्याल है कि वज़ा या क्लासिकी होती है जी, ऐसा मॉडर्न होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यानी आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग आप एक आप 10-20 आदमी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो आप जो 10-20 आदमी हैं आपने सबसे मिलना है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया कि बाम्बी है एक, लेकिन वो एक बाम्बी नहीं है, वो मुख्तलिफ बाम्बियाँ हैं।
कोई ऐसी ऐसी भी होगी जो वहाँ भी नहीं होगी, वहाँ पे किसी फूल की जड़ होगी वहाँ से। तो हर किस्म का जो भी आपके अंदर मौजूद है, ट्राई एंड एक्सप्लोर इट, ट्राई एंड सी कि तो आप कौन कौन सी सिन्फ आप लिखते हैं? यानी पहेली? जी, पहेली पे भी कुछ तबाह आजमाई की है मैंने, रुबाई पे, दो बैती पे। दो बैती लिखते रहे ज़ाहिर है, हमारे यहाँ एक यक बैती भी लिखी मैंने। हाँ, ये फर्दियात हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और गीत भी? गीत भी अच्छा, ऐसा ही है। और आजकल क्योंकि एआई का ज़माना है तो वो गीत जो लिखा, यानी आपने हज भी लिखी? हज भी लिखी हज भी लिखी। जब मैं देखता हूँ जंगें हो रही हैं और यहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो मदासराई करते हैं उन लोगों की जो जालिम है, तो हज लिखना मुझे लगता है शायर का फ़र्ज़ है। तो अब वो बदतमीज़ी है घर से, बहुत ही बदतमीज़ी है उस हज में। मैंने अपना गुस्सा निकाला है, लेकिन ये है कि बात यह है कि अब अगर मैं शायर बतौर शायर जो मुझे गुस्सा आ रहा है मैं उसे इस सूरत में निकालूं तो हाँ, मतलब शेर की सूरत निकाल, हाँ, जो आपका काम है हाँ शायर का। तो सुनाएंगे आप हमें कुछ ऐसा, यहाँ तक टेस्ट पता चले, क्योंकि जब हम पहेली कहते हैं तो हमें अमीर खुसरो याद आता है, ये जब असल में हम दो बैती कहते हैं तो की फारसी के जो बाबा ताहिर उरियाँ वगैरह और जो अपने इकबाल जो हैं, ये दो बैती के नाम हमारे सामने आते हैं। या अगर हम रुबाई कहते हैं हाँ, तो चंद ख़याम आता है, चंद हमारे लोग जो हैं वो उस पर भी बहस। बिल्कुल आप रुबाई भी लिखते हैं? रुबाई भी लिखते हैं। मुश्किल है सिर्फ यानी? रुबाई बहुत मुश्किल से, तो मेरे ख्याल में दो बैती लिखना, जो जिस किस्म की दो बैती की फॉर्म मैं लिख रहा हूँ वो निस्बतन आसान है, क्योंकि वो बहरे हिंदी का मामला है, वो आसान है। लेकिन जो रुबाई है मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके अंदर 10 सिलेबल्स हैं, उसमें आपने एक मिसरे में बात कहनी है। और उमूमन ये है कि उमर ख़याम के यहाँ ये है कि वहाँ पे लगता ऐसा है कि वहाँ सिलोजिस्टिक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सिलोजिस्टिक आर्गुमेंटेशन होती है। तो बरखीज़ बिया बुता बरा ये दिल माँ हल खुन बे जमाल खीशतन मुश्किल माँ ये खूज़ शराब था बहनूश कुनिंग जान फीश के खूज़ हो खुन अंदाज गिले माँ। ठीक है, अब इसमें सिलोजिस्टिक आर्गुमेंटेशन ये है कि पहले उन्होंने माहौल बनाया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने थर्ड मिसरे में प्रेमिस दे के उसको कंक्लूड किया चौथे में। ठीक है, तो अब ये जो है सिलसिला, तो वैसे कितनी अच्छी सिनफ थी, यानी खास तरह की बात करने के लिए, दानिश की बात एक ताकत के साथ करने के लिए। बिल्कुल, तो मतलब 4 मिसरों में अबुल अला मौरी ने भी लिखा है, तो वो भी बहुत पावरफुल है। यानी मैंने तो उसकी ट्रांसलेशन ही देखी, अरबी मुझे नहीं आती, तो वो तो मतलब जो ट्रांसलेशंस हैं वो ख़याम की या ख़याम भी ना कहें, फिट्ज़जेराल्ड का जो काम है उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन फिट्ज़जेराल्ड ख़याम नहीं है। तो इसी तरह मेरा ख़्याल है कि वो एक अरबी भाई हैं जिन्होंने किए, मुझे उनका नाम याद नहीं अभी, लेकिन ये कि उनकी किसी ज़माने में मैंने तर्जुमा किया था अबुल अला मौरी की अंग्रेज़ी से, तो वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि शायद ये ज़रा अंग्रेज़ों को पैंडर करती हुई हैं। लेकिन बहरहाल उनमें भी एक है बात, वो जो एग्जिस्टेंशलिज़म, एक दफ़ा पहले भी आपसे जिक्र हुआ था, एग्जिस्टेंशलिज़म जो है ना, जो आज का वजूदी है, उसको अगर ख़याम पसंद आता है तो उसी तरह अबुल अला मौरी भी उसको उसी तरह पसंद आना चाहिए। बिल्कुल। तो सुनाए ना कुछ टेस्ट में। मैं पहले एक गीत सुनाता हूँ। ये इसका नाम है बैदे कागज़ से, यानी ये वो कीड़ा है जो कागज़ खाता है। क्या बात है। बैदे कागज़ से नाम है इसका। हाय मैं मिटता गया मिटता गया मिटता गया, हाय मैं मिटता गया मिटता गया मिटता गया, तेरे होठों ने मेरी हस्ती के मैखाने को बूंद बूंद ऐसे पिया। हाय मैं मिटता गया मिटता गया मिटता गया, मुझको आती रही किरतास से कुलकुल की सदा, तू डेले है मुझे जामे अदम में बैदा। मुझको आती रही किरतास से कुलकुल की सदा, तू डेले है मुझे जामे अदम में बैदा। मेरा दम घुटता था घुटता रहा घुटता गया, हाय मैं मिटता गया मिटता गया मिटता गया। क्या बात। दौड़ते दौड़ते मेरे खुफका का तलवा, रींगते रींगते, इस मिसरे को फिर पढ़िएगा। दौड़ते दौड़ते मेरे खुफका का तलवा, रींगते रींगते तेरे मेरी जान का सफहा। सांस भर घिसता गया घिसता गया घिसता गया, हाय मैं मिटता गया मिटता गया मिटता गया, तेरे होंठों ने मेरी हस्ती के मैखाने को हर फर्फ ऐसे पिया, सत्र सत्र ऐसे पिया, फसल फसल ऐसे पिया। हाय मैं मिटता गया मिटता गया मिटता गया,
हाय मैं मिटता गया, मिटता गया, मिटता गया। क्या बात, मुझे आपने हैरान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुक्ता नज़र से कि हम यानी हमारे जहन में तासुर ही ये है कि गीत जो है जी वो एक रोमानवी मौजू पर एक लाइट सी कोई बात होगी, नहीं सर, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन वो उस तासुर के बरखिलाफ यानी इतनी गहरी बात और एक ऐसे मखलूक के ज़ुबान से, ठीक है, तो यानी एक बहुत फ़लसफ़ियाना उसमें एक यानी और वही जो वजूदियत वाला मामला है। जी जी ऐसा ही। और कैसा है आपने अच्छे इमेज के साथ उसको बयान किया। अच्छा मेरे तो जहन इसका में मतलब ये है कि यानी ये वो जो यानी गीत भी एक कदम आगे बढ़कर नए ज़माने के साथ आ मिला है आपके इस तख्लीक में। बस मैं गुजारिश करूंगा कि इसको कभी, इस गाने को कभी दोबारा सुने तो एमनीशिया के को जहन में रखते हुए सुने कि कोई हमारे बड़े जो हैं वो यादाश्त खोते हैं, जी बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा ही कुछ मामला होता है। क्या बात, और हम खुद भी मिटते हैं तो ऐसे ही मिटते हैं शायद। क्या बात, ऐसा है सर। तो रुबाई अगर कोई सामने हो जी तो बेहतर। ज़रूर। 2 रुबाइयाँ हैं, ये सुनाता हूँ आपको। एक ये कि खाक उड़ती है दीदों में जीता हूँ मैं, खाक उड़ती है दीदों में जीता हूँ मैं, मुर्दा सा किसू कब्र में लेटा हूँ मैं, मुर्दा सा किसो कब्र में लेटा हूँ मैं, एक आहू वहाँ भौचक्का मुझे घूरता है और उसकी हैरत से शनासा हूँ मैं। और उसकी हैरत से शनासा हूँ मैं। और एक और ये कि विंड स्क्रीन पे पत्थर पड़ा मैं रोने लगी, विंड स्क्रीन पे पत्थर पड़ा मैं रोने लगी, चटखा हुआ मंजर था घुटन होने लगी, रू पहली पट्टियों से अंधेरी सड़क, एक सांप की बाबी का गुमाप होने लगी। क्या बात है, क्या उसके अंदर जा रहे हैं, वाह वाह। ठीक है सर। ये भी आपने कैसी रुबाई भी कैसे इमेज आपने डाल दिया है कि आप तो बिल्कुल नया काम कर रहे हैं। सर खुदा जाने नया है कि नहीं, मुख्तलिफ है। देखिए बात यह है कि हम जब इन असनाफ का नाम लेते हैं जी तो हम समझते हैं कि रुबाई जब कही जाएगी तो वो ख़याम के रंग में होगी जी, या जोश के रंग में होगी, या मतलब है कि अमजद हैदराबादी के रंग में होगी जी, या फिर आप गोरखपुरी के रंग में होगी, ठीक है। तो वो जाहिर है वो अपने अपने उनके रंग हैं, वो कह चुके, बिल्कुल ऐसे। लेकिन नए ज़माने का आदमी भी अगर कहे और उसी रंग में कहे तो इसका मतलब है कि आप तबर्रुक के तौर पर कह रहे हैं, फिर आप सिर्फ के तौर पर नहीं कह रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको अपने ज़माने की बात करनी चाहिए ना, उसमें मतलब सड़क है, चिटकी हुई स्क्रीन है, बाम्बी है, जी ठीक है, और उसके साथ एक खौफ का पहली पट्टियां हैं सड़क की, एक नया इमेज है उसके साथ, नई बात है, बस नया खौफ है और अपने ज़माने की बात है जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर खुद ब खुद उन असनाफ का, उनके होने का, उनके रहने का जवाब जो है वो बिल्कुल है, क्योंकि अब देखिए जो शॉर्ट फॉर्म में जिस किस्म की बात होती है, जैसे अफसाना और नॉवल का सिलसिला है, इस तरह रुबाई में भी मेरा ख्याल ये है कि हमारा जो नया जो दौर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम उस सिलोजिस्टिक दौर से बाहर आ गए हैं। या ये आप इसको इमेजिंग कह लें, इमेजिज्म कह लें, या इसको जो है वो आप कह लें एम्पेरिकल कह लें, रीजनिंग। लेकिन यह है कि आइडिया जो है वो ये है कि आप आज की बात कहें जैसे आपने फरमाया, और ये कि आप एक्सप्लोर करें वो दुनियाएं जो पहले एक्सप्लोर नहीं हुई, जो आपकी सोच से मैच करती हैं शायद। तो एक ये है, ये दो बैती है, ये सुनिए कि सांझ ढले एक तारा मुझ में डूब गया तुम याद आए, नासिर की जो सांझ ढले एक तारा मुझ में डूब गया तुम याद आए, गम खाने की छत से आंसू कूद गया तुम याद आए। अच्छा सांझ ढले एक तारा मुझ में डूब गया तुम याद आए, गम खाने की छत से आंसू कूद गया तुम याद आए, जी की दरार से नीलकंठ बन एक धड़का खिड़की को उड़ा, जी की दरार से नीलकंठ बन एक धड़का खिड़की को उड़ा, शीशे से सर टकराते जब ऊब गया तुम याद आए। क्या बात सर, बहुत अच्छी, क्या बात, बहुत शुक्रिया, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो ज़ाहिर है पहेली भी सुननी पड़ेगी, पता नहीं वो आप कैसे कहते हैं। पहेली ये है कि वो ज़माना जब किसी हमने खुसरो को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि पहेली भी, यानी हम पुराने ज़माने में पहेली भी लिखते थे, लतीफ़े भी लिखते थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सिर्फ मज़े के लिए हम करते थे,
और ये कि क्योंकि दौर ऐसा था कि जब यही एंटरटेनमेंट थी, तो ये चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग थी मेरे ख्याल में उस वक्त। शायद अब नहीं है उस तरह, लेकिन ये भी एक दुनिया है। लेकिन शायर की प्रैक्टिस का एरिया भी हो प्रैक्टिस सकता है, है। बिल्कुल प्रैक्टिस है। लेकिन अब देखें, आप दोहे की बहर में कह रहे हैं, लेकिन ये कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई एंटरटेनमेंट, कोई मज़ाक, जो भी आपके जहन में आए बात, यानी ये वही जैसे मैंने अर्ज़ की कि एक रीइंफोर्स्ड लर्निंग एआई का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आप जो है वो एआई को बार बार कोई चीज़ पढ़ाते हैं। इसी तरह ये मामला इंसानी जहन के साथ भी है। आप खुद को ही पढ़ाते हैं? हाँ, तो आप कोई तर्जुमा करते हैं, कोई असनाफ के साथ खेलते हैं, कुछ असालीब के साथ खेलते हैं, और एज ए रिज़ल्ट आप जो हैं अब एक कहरे ना रहने की कोशिश करते हैं। यानी दावा तो नहीं है कि एक कहरे नहीं है, लेकिन सही तो उसी तरफ को है ना? बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। तो पहली है जी कि बुढ़िया कब से पीटे है भीतर डंका ढोल। बुढ़िया कब से पीटे है भीतर डंका ढोल। कुछ तो सुन बेचारी की, कुछ तो राज फरोल। अच्छा, फरोल भी कहा। अच्छा। ऐसा गड़मट गीत वो गावे हर हर आन, जो समझा वो ज्ञानी है, जो ना समझा नादान। अच्छा बस ऐसा ही है सर। तो इसका जवाब हमें कहाँ से ढूंढना चाहिए? डंका ढोल भीतर से, जी है ना? भीतर जवाब हम नहीं बताएंगे। कि मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि व्यूअर्स में से कोई ना कोई कमेंट कर ही देगा इसके अंदर। यानी कोई डंका भीतर ढोल, ठीक है, ऐसा ही है। कैसा अच्छा है। देखें, ये वो असनाफ हैं जिनको अगर हम सुनाएं, ये वो शायरी है जी, जिसको अगर हम महफिल में सुनाएं, लोगों को सुनाएं, आम लोगों को सुनाएं जी, तो वो इससे ज्यादा कुर्बत महसूस करेंगे निस्बतन। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी किसी दिन अगर हंसने खेलने का मूड हो आपका, और काले निहंग तो मैं डरता हूँ सुनाते लोगों को, नहीं वो जाहिर एक और इलाका है ना। एग्जैक्टली। तो किसी दिन हंसने खेलने का मूड हो तो इस तरह ऑडियंस और है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो खुद को और अपने कारी को और अपने सामे को गजल नज़म तक, एक खास तूफान है सिर्फ 2-3 जी, उन तक महदूद रखा हुआ है जी। उनको रूम देना चाहिए कि ये सारे इलाके भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो एंटरटेनमेंट के इलाके हैं। गज़ल में जो गज़ल का जो है उसमें अच्छे शायर मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर जो नौजवान नज़र आते हैं वो नज़र आते हैं कि वो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो ये है कि अगर वो अपना दायरा बढ़ाएंगे मेरे ख्याल में, तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जो है वो बेहतरी का, हमेशा बेहतरी का तो यह है कि हर इंसान के लिए हमेशा जगह होती है बेहतरी की। क्या बात है, क्या बात है। कितनी अच्छी बातें की आपने, कितनी अच्छी शायरी आपने सुनाई, और हौसला हुआ कम से कम मुझे आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर, आपकी शायरी सुनकर, कि यानी जो बातें हम सोचते हैं, हमका मतलब मैं ख़ास तौर पे ना, यानी मैं बाज़ दोस्त अहबाब जो है ना, मेरे जो मामलात हैं शायरी के बारे में, उनको बाज़ समझते हैं कि दकियानूसी हैं, बाज़ समझते हैं कि बहुत ज़्यादा, यानी जिसे आप कहते हैं कि वो हकीकत से दूर कहीं इमेजिनेशन के पास जाके पढ़ते हैं जी। तो मुझे ख़ास तौर पे हौसला हुआ कि इसका मतलब है कि शायरी जो है वो यही है जो आप कर रहे हैं, या ऐसी होनी चाहिए, या अलग अलग मामलात जो हैं, या मतलब है कि शायर को कुछ करते रहने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे की तरफ कुछ जाता हुआ ना, बिल्कुल। एक ही सांचे को आप कितना, यानी आप उसको बना सकते हैं, संवार सकते हैं, निखार सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। और अगर उसको भी आप बदलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको इधर उधर जाना चाहिए। जितने ज़्यादा असनाफ के, जितने ज़्यादा असालीब के, जितने ज़्यादा इमेजेस के तजर्बे आप करेंगे, तो उसमें से जब आप निखार के कुछ लाएंगे तो कारी के लिए ज़्यादा आप चीज़ें लेके आएंगे जी। तो बहुत खुशी हुई आपकी शायरी सुनकर। बात यह है कि आदमी शायर होता नहीं है, बनना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये भी आपने एक नई बात कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिसरा चलता है वो ये है कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। खजान साहब का शेर। जी हाँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक हद तक गुमराह कुन भी है। जी जी, ऐसे ही, ठीक है। जो होता है उसको भी बनना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही, यानी जहाँ अगर वो उस पर भरोसा करके बैठ जाए कि मैं हूँ, हाँ, तो कोई मबूस पैगंबर तो नहीं है ना। यानी ये हम मान सकते हैं, बिल्कुल ये हम मान सकते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो उसके अंदर कोई जेनेटिक खलल होता है, कुछ खलल पजीरी, ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये है कि शायर बनने के लिए आर्ट जो है वो सीखना पड़ता है। ठीक, आर्ट के जो असलीब हैं वो सीखने पड़ते हैं। तो मैंने बहुत
यानी इन्वॉल्वमेंट के साथ गुफ्तगू की अपने दोस्त के साथ। तो मिला भी उम्मीद है है कुछ ऐसा ही। कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।